ईवीएम की पवित्रता पर फिर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक तरफा जीत और अपनी करारी हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। कोई डायरेक्ट तो कोई इनडायरेक्ट ईवीएम को कोस रहा है। हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को उनके ही गांव में 50-50 वोट मिले, ये कैसे संभव हो सकता है। कमलनाथ ने एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए और बोले सब कुछ फिक्स सा लगता है। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले, ये कैसे हो सकता है। कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। कमलनाथ तो यहीं तक सीमित रहे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे ईवीएम को निशाने पर ले लिया। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव अगर निष्पक्ष है तो पोस्टल बैलेट और ईवीएम के वोटों में इतना अंतर क्यों। पोस्टल बैलेट पर जहां कांग्रेस जीत रही तो वहीं ईवीएम में कैसे हार गई। नेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी दिग्विजय सिंह के सुर में सुर मिलाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक कर परिणाम बदले गए हैं। 1% बगावड़ी हुई है। 8 करोड़ जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिताना चाहती थी। नौजवान, किसान, मजदूर, पढ़े लिखे बच्चे और इसके अलावा व्यापारी भी परेशान था, लेकिन ईवीएम ने मोदी और शाह के इशारे पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हराई। कमलनाथ, दिग्विजय, गोविंद सिंह के इन बयानों को भाजपा विधवा प्रलाप कह रही है। भाजपा सवाल कर रही है कि अगर ईवीएम ही हैक हो गई थी तो छिंदवाड़ा की सारी सीट क्यों कांग्रेस के खाते में चली गई। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, अजय सिंह, राजेंद्र भारती जैसे कांग्रेस नेता कैसे जीत गए। भाजपा नेता ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी ऐसी ही बातें कह रहे हैं। जनता ने गोविंद सिंह जी को हार का स्वाद चखा दिया है, पच नहीं रहा होगा। इसके कारण उन्होंने भी अपने नेता के सुर में सिर मिला दिए और कह दिया कि ईवीएम पर गड़बड़ है। तो उनसे पूछिए कि कमलनाथ जी कैसे 7 सीटें उनकी छिंदवाड़ा में जीत गए। बहुत सारी सीटें, आज भी तो वो 63 से ज़्यादा सीटें जीते हैं। तो उसमें उन्होंने कहाँ छेड़छाड़ करवाई वो बताए, उनके प्रमाण दें। इसलिए आप हारे हो, स्वीकार करो कि जनता ने आपको नकार दिया है, आप अपने आप में सुधार करो। तो ये तो कांग्रेसियों का तय एक पटकथा है कि जब चुनाव हारो तो ईवीएम पर ढोल दो और जीतो तो गांधी परिवार पर। कांग्रेसियों को आत्मचिंतन और अवलोकन करना चाहिए कि पिछले 15 महीने की सरकार में जो वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार किया था, क्या वो उसका कारण नहीं है। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का नाकारा नेतृत्व और दोनों के बीच कपड़ा फाड़ युद्ध, ये सारे वो कारण हैं जिन कारण कांग्रेस हारी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक क्षमता और मोदी मैजिक के आगे वैसे भी कांग्रेस को टिकना नहीं था। मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। खासकर कांग्रेस को ऐसा झटका लगा है कि उसे जवाब ही नहीं देते सूझ रहा। कांग्रेस को ये जवाब आला कमान को देना है तो अगले 5 महीने के अंदर जनता के बीच भी जाना है। ऐसे में शायद उसने तात्कालिक तौर पर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है। जनता तो शायद ही इस पर भरोसा करे। अब देखना ये है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस सफाई को मंजूर कर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हारे को हरिनाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। जनमत को क्यों नकार रही कांग्रेस। ईवीएम की निष्पक्षता पर संदेह क्यों। क्या ईवीएम की आड़ में छिप जाएगी नाकामी। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत, कांग्रेस की करारी हार की क्या रही वजह। नमस्कार, IND एजेंडा में पुनः आपका स्वागत है। जिस प्रकार से नतीजे आए हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, यह रहता तो ठीक था, लेकिन कांग्रेस का गढ़ छत्तीसगढ़ भी 36 का आंकड़ा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। राजस्थान भी भारतीय जनता पार्टी को मिला तो यह स्पष्ट हो गया कि मोदी मैजिक चला है। किसी एक राज्य में अगर
सिर्फ मध्य प्रदेश में वो जीत मिलती तो फिर मोदी जी और एक लाडली बहना योजना की बात होती, लेकिन राजस्थान में भी जीत मिली और कांग्रेस के 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के हाथ से निकल गए। कांग्रेस इसे कह रही है कि यह चुनावी, कल तक कांग्रेस कह रही थी कि चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी है, सीधे सवाल नहीं उठा रही थी। लेकिन आज जब कमलनाथ जी ने अपने प्रत्याशियों से चर्चा की, चर्चा के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ है और ईवीएम की वजह से नतीजे ऊपर नीचे हुए हैं। यही बात डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं, स्वयं हार चुके हैं, उन्होंने कही, अजय सिंह जी ने कही और यही बात दिग्विजय सिंह जी ने भी कही। तो ईवीएम को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये सवाल बहुत समय से उठ रहा है, इसका समाधान किसी के पास नहीं है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। और कांग्रेस को यह सवाल तब भी उठाना चाहिए जब वो कर्नाटका और उन सब राज्यों में जीती थी तो वो उत्साह में मगन हो गई थी। उनको कहना चाहिए था कि अगर ईवीएम नहीं होती तो हम बड़ी स्तर पर जीत पाते, क्लीन स्वीप करते, लेकिन जीत के उत्साह में वो खो जाते हैं और जब हारते हैं तो ये सवाल उठाते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है कि हार की खींचे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं रमेश शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, ब्रजगोपाल लोया जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, पवन पटेल जी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। पवन जी, आपकी खींच की वजह पता चल गई है। उस दिन जब आप खींच रहे थे कि कैसे पता, जब महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है और तमाम तरह की आपने खामियां गिनाई थी सरकार की, आज चिंतन मंथन हुआ कांग्रेस का तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि संगठन में कोई कमी थी, प्रत्याशियों में कोई कमी थी। उन्हें समझ में आया कि खामी जो थी वो ईवीएम में थी। तो खामी तो पता चल गई, दूर कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, खामियां जब आदमी डिस्कशन करता है, चर्चा होती है, जब हमारे जो लोग चुनाव हारे, जो लोग जीते, जब उन्होंने अपनी बातों को शेयर किया तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जिसके परिवार में 50 लोग हैं उस गांव में, उसको 10 वोट मिले हैं। तो प्रश्न तो बनता है, परिवार वालों ने नहीं दिए होंगे, चिढ़ते होंगे। नहीं, अब कुछ भी है, समझ लो, इसका बोलने का कोई भी बोलने का वो नहीं। और मैं दूसरा ये कहता हूं, हम चंद्रयान को यहां से कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन ईवीएम को नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बैंक में रोज करेक्शन हो रहा है, इसका पैसा वो निकाल लेते, तो ईवीएम को आप बैंक में फिट कर दीजिए कि रोज जो फ्रॉड हो रहे हैं इसका अकाउंट का पैसा वो निकाल लेता, उसका अकाउंट का पैसा वो निकाल लेता। यही टेक्निक वहां पे लागू कर दीजिए आप, बढ़िया ईवीएम जब इतनी सुरक्षित है और बड़ी इतनी अच्छी नीतियां हैं, हमारे देश को इतना जादूगर, इतने अच्छे, इतना डायनेमिक प्रधानमंत्री मिले, तो जब विपक्ष कह रहा तो करवा दे बैलेट पेपर से, पोस्टल पेपर में 199 सीटों में हम आगे चलते हैं, बाकी रिजल्ट ऐसा आ जाता है। जहां जहां गए लोग हमको बोलते हैं, हमको एक मीडिया के कोई पत्रकार, कोई साथी, किसी ने नहीं बोला कि आप भैया इतने भयंकर निपटने वाले हो। और ये बोला था कि निपटने वाले हो। नहीं, देखिए, निपटने का सब बोलते हैं कि भाई नेक टू नेक फाइट रहेगी, 120 भी हो सकता है, 122 भी हो सकता है। ऐसा चमत्कार क्या हुआ, अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, चिट्ठी लिखी, चमत्कार हुआ, किस तरह हुआ? नहीं, वही चिट्ठी तो लिखेंगे, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसको सबको आवे। 15,000 शिकायतें चुनाव आयोग में पेंडिंग पड़ी है, उन शिकायतों का क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। शिवपुरी में ईवीएम मशीनें फेंक दी गई हैं, उसमें क्या संज्ञान लिया गया कोई नहीं पता। सुर्खी में इनके मंत्री एकदम बोल रहे 25 लाख का ऑफर दनादन, कोई कार्यवाही नहीं। तो ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना, हम सबको दुखी होना चाहिए। और इतना है तो कर दे भाई, क्यों नहीं कर पा रहे? एक कारण हमको बता दें कि इस बार हम कहते हैं, आप जो बोल रहे हैं, हो सकता है हमारे संगठन में कमी हो सकता है कई प्रत्याशी हमें सही जिस टाइप से उतारने चाहिए उस टाइप से ना उतारे हो सकता है जिस टाइप के प्रचार करना चाहिए उस तरह, वो सब बातें भी आई हैं चुनाव में। सबने बोला है कि संगठन में जो भी उसमें फेरबदल करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे सब। आज जो मीटिंग हुई उसमें सब चीजें आई, सिर्फ ईवीएम की बात नहीं आई। ईवीएम लाजिमी है कि अगर हम बोलेंगे कि भाई एक कोई प्रत्याशी का मैं भी फेसबुक में देखकर दोबारा मिला नहीं, बोला भैया मैंने अपना वोट दिया, मेरे अपना वोट नहीं मिला, तो इस तरह की गड़बड़ियां। पिछले चुनाव में मैं बता रहा हूं, अजय सिंह राहुल जी के यहाँ गया था, बैटरी जब आई उसके बैटरी 99% थी, तो जब कंप्लेन की गई तो बोला गया बैटरी और सीपीयू यूनिट दोनों बड़ी अच्छी गुणवत्ता क्वालिटी के थे, इसलिए इसकी बैटरी 99% बता रही, इससे रिजल्ट किसी तरह प्रभावित नहीं होता, इसलिए इसको शून्य किया जाता है। हम नया मोबाइल भी लेते हैं, फुल चार्ज करते हैं, 25-30 दिन रखा रहेगा, तो बंद मोबाइल में उसकी बैटरी 4 से 10% हो जाती कम।
तो कई सारी चीजें, गड़बड़ियां तो कहीं ना कहीं पे हैं। उस गड़बड़ियों को सुधार करके हमें बढ़ना चाहिए आगे की दिशा में। देखिए ब्रजगोपाल जी, 2 दिन के चिंतन मंथन में निकल आई कि नहीं ईवीएम की गड़बड़ी? नहीं नवीन जी, बिल्कुल ठीक है। कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को जो कहना चाहिए था उन्होंने वो कहा है, परंतु उन्हें वो भी सुनना चाहिए जो दूसरों ने कहा। दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी ने ये कहा कि ये बकवास बातें हैं। अब आप समझ लीजिए कि क्या सच है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत जी ने कहा कि टिकट गलत तरीके से बांटे गए। किसी कांग्रेसी ने, किसी नेता ने किसी भी कांग्रेस उम्मीदवार का सहयोग नहीं किया पूरे चुनाव में। हम अपनी बात को लेकर जनता के पास नहीं जा सके। तीसरे नेता विंध्य से माननीय अजय सिंह राहुल जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ईवीएम पे आरोप लगाना तो कोई बहुत उचित बात नहीं है। तो अपनी नाकामी आप छुपाने का साधन क्या है? एक बात। दूसरी बात, मतगणना प्रारंभ हुई थी, उसी के साथ ये व्हाट्सएप पर ट्रेंड करने लगा था, फेसबुक पर ट्रेंड करने लगा था कि बस थोड़ी देर और है, इसके बाद ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ा जाएगा। एक बात मैं पूछता हूं, तो बिल्कुल ईमानदारी से चर्चा होना चाहिए। ईवीएम हैक करने का कहकर सबसे पहले तो कांग्रेस उन लोगों को अपमानित कर रही है जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। इसका मतलब यह है कि जहां हैक हो गई है तो वो वोट भी किसी और ने दिया है, उस मतदाता ने तो नहीं दिया। एक और बात कहता हूं, जिन इलाकों से आतिफ अकील को जीतना था उन इलाकों में आतिफ अकील जीते या नहीं जीते? जिन इलाकों से आरिफ मसूद को जीतना था वहां जीते या नहीं जीते? ऐसे बहुत सारे मतदान केंद्र हम बता सकते हैं कि जहां से जिन्हें कांग्रेस को जीतना था वहां कांग्रेस जीती है। आत्मचिंतन की आवश्यकता है। आपके पास कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं, वो बचाव का ठीक साधन भी नहीं। एक और बात कहना है नवीन जी कि कांग्रेस पार्टी इस पर कब चिंतन करेगी कि हमारे पास मोदी जैसा चमकदार चेहरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये कब सोचेगी कि हमारे पास अमित शाह जैसा रणनीतिकार नहीं है। कब आप ये सोचेंगे कि हमारे पास शिवराज सिंह चौहान जैसा मेहनती मुख्यमंत्री नहीं है। और कब आप ये सोचेंगे कि हमारे पास विष्णुदत्त शर्मा जी जैसा एक कुशल संगठक नहीं है जिसने 65,000 बूथों तक डिजिटलाइजेशन का काम किया है और 4 बजे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 4 लाख कार्यकर्ताओं को जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और राष्ट्रीय नेताओं ने किया है। कभी कांग्रेस इसकी कल्पना करती है? काम कुछ नहीं करना है, केवल अपने अंदाज से जीत को हासिल करना है और उसके बाद ठीक रहे ईवीएम पर फोड़ना है। परंतु आपकी बातों का जवाब रामनिवास रावत जी, लक्ष्मण सिंह जी और अजय सिंह जी दे चुके हैं। और इस भ्रम को निकालकर केवल वास्तविक सत्य को ढूंढने की कोशिश करिए कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने एक दूसरे को कहा था कार्यकर्ताओं को कि आप उनका कुर्ता फाड़िए, आप उनका कुर्ता फाड़िए। आपका कार्यकर्ता दोनों के कुर्ते फाड़ने में लग गया। जैसा नेता ने आदेश दिया वैसा कार्यकर्ता ने काम किया। हमने कार्यकर्ता को काम दिया कि जाइए मतदान कराइए, अधिक से अधिक भाजपा को जिताइए। अधिक से हमारे कार्यकर्ता ने हमारे निर्देशों का पालन किया। अब नेता के निर्देश का पालन करना अगर गलत है तो फिर कांग्रेस में ये ठीक है, आपको ईवीएम के अलावा आप किसी को ठीक नहीं फोड़ सकते। ठीक है, प्रतिक्रिया लेता सुरेश शर्मा जी। 2 दिन मंथन चिंतन हुआ, तमाम जो विधायक बुलाए गए, प्रत्याशी बुलाए गए, कांग्रेस के चर्चा हुई उनसे, और फाइनली जब आज कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी खासे मुखर रहे। उन्होंने कहा कि ये ईवीएम ही है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया कहा था। दिग्विजय सिंह जी ने तो स्पष्ट ईवीएम पर आरोप लगाए हैं कि ये ईवीएम का मैनेजमेंट है, ये नतीजे जो आए। आज तो हम पहली बार अपने आप को भ्रम में खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही प्रवक्ताओं ने इतने जबरदस्त तर्क दिए हैं। एक ने कहा कि ईवीएम के कारण गड़बड़ हो सकती है, इसको बैंक में लगा दीजिए। दूसरे ने ये कह दिया कि आरिफ मसूद और आरिफ अकील साहब के लड़के के यहाँ जो है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उनमें उनको मिली, तो वहाँ भी हैक हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तर्क ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन और इस कंफ्यूजन से दूर निकलने का एक सबसे सरल रास्ता ये है कि मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम आ गए और अब आप लकीर पीटते रहिए, इसका कुछ होने जाने वाला नहीं है। और यदि सरकार जिस भी पार्टी की बन जाती है वो 5 साल सरकार चलाती है, इसलिए अब इनका कोई औचित्य बचा नहीं है। एक बात नहीं, ये नहीं चला पाते सर, इनकी बन जाती है तो ये तो 1.5 ही साल चला पाते।
नहीं, पहले भाजपा इतनी चलाती थी, अब कांग्रेस इतना चला पाती। जी जी। आप देखिए 1990 तक की जो परिस्थिति आप देखेंगे उसमें भाजपा भी इतने ही साल चला पाती थी और चलाने नहीं देते थे, गिरा देते थे। अब जो है ये दूसरा काम होने लग गया कि भाई दूसरे तरीके से गिर जाती है। अब जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे गिर जाती है। कुल मिलाकर के बात ये है कि ये जो चुनाव है पूरा का पूरा, ये पूरा भ्रम के अंदर लड़ा गया है। हम मीडिया के लोगों को भी ये बताया जाता था कि जीत रहे हैं, बस जीत रहे हैं। हमारे मीडिया के लोग भी लग गए थे, जीत गए हैं, जीत गए हैं, जीत गए हैं, आप कुछ मत करिए, बस वो तो जीत ही गए हैं। और ये जो छिंदवाड़ा मॉडल है ना, ये पूरे मध्य प्रदेश में चलाया गया, इसलिए ये एक भ्रम का चुनाव रहा है। आप ये देखिए कि सबसे सीनियर नेताओं ने जितनी सभाएं बीजेपी में की हैं और जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट हुआ है, उसको आप एक बार ग्राउंड पे जाकर के देखिए। आलोचना दोनों राजनीतिक पार्टियों की जा सकती है कि ये गड़बड़ हुआ, वो गड़बड़ा, नहीं, लेकिन जितना काम किया गया है दोनों दलों ने बहुत मेहनत की है। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपने कॉलम में लिखा था नवीन जी कि कांग्रेस ने पहली बार, मैं समझता हूं कि 90 के बाद पहली बार ऐसा एहसास कराया है कि वो जन आधारित पार्टी है, मास बेस्ड पार्टी है। उसने बड़ा वातावरण तैयार किया, लेकिन उसको फाइनली पोलिंग स्टेशन पर नहीं ले जा पाए। ये एक बहुत बड़ी कमी रही है। अपने को आलोचना कितनी कर लीजिए, कांग्रेस भाजपा की करेगी, भाजपा कांग्रेस की करेगी, लेकिन कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि कार्यकर्ता खड़ा हुआ, लोगों के दिमाग में ये बातें आने लगी और आपको भी बड़ी संख्या में लोग मिले होंगे जिन्होंने ये काम बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट है, जिसको ये कह सकते हैं कि मतदान केंद्र तक लोगों को उस रूप में ले जाने का, मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं। मैं स्वर्ण जयंती पार्क में घूमने जाता हूं रोजाना, तो मुझे जो है एक पत्रकार बंधु मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब, हम मन बना करके गए थे, कि बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं ये बात, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। उनने कहा कि हम 6 लोग परिवार के हैं और 6 के 6 लोग ये मन बना करके गए थे कि हम पीसी शर्मा को वोट देंगे। लेकिन जब हम सुबेरे घर से वोट डालने के लिए निकल रहे थे, उस समय जो है हमारी धर्मपत्नी ने कहा कि आप पत्रकार हैं डबल इंजन की सरकार के लिए, वो मैं मिलवा दूंगा आपको उस व्यक्ति से, डबल इंजन की सरकार के लिए हमें भगवान दास सबनानी को वोट देना चाहिए। और उन्होंने वोट दिया। एक सरकारी सेवा से रिटायर अफसर हैं, खरे साहब, नाम भी हल्का से इशारा कर रहा हूं, उनने मुझे ये कहा कि मैं वोट देने के लिए गया था पीसी शर्मा जी को, वो दोनों संयोग से उसी क्षेत्र के हैं। मैं पीसी शर्मा जी को वोट देने के लिए गया था, जब मेरी उंगली बढ़ी है उस समय मैंने कमल के फूल को दबाया है। इस बारीकी को समझे बिना यदि हम टिप्पणियां करेंगे तो खूब कर सकते हैं, खूब आलोचना के रास्ते हो सकते हैं। पवन जी, इसलिए ये बात को स्वीकार करना पड़ेगी कि जनता ने अंत में, समझिए या पहले समझिए, या कांग्रेस अपने मतदाता को नहीं निकाल पाई, ये समझ लीजिए, जहां पर जो होना था वो। एक बात मैं और नवीन जी कहूंगा कि जो मुस्लिम मतदाता ने कर्नाटक में और पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में खुल करके मतदान किया था, 2 मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है जहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे, उसको छोड़ करके कहीं भी वो एग्रेसिवपन जो है दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण मतदान में कांग्रेस का बहुत बड़ा समर्थन नहीं हो पाया। इन सारी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। आलोचना के लिए 100 रास्ते हैं। पवन जी, देखिए, मैंने एकदम ये नहीं बोला, मैंने सब चीजें बताई। आप अगर देखेंगे, मैंने बोला कि ठीक है, इनके संगठन में ज्यादा मजबूत, हमारे संगठन में कमी हो सकती है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 4 सर्वे कराए, हो सकता है उस सर्वे के चक्कर में हमारे किसी जमीनी कार्यकर्ता की भावनाएं आहत हुई हो सकता है किसी उस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जो जमीनी कार्यकर्ता हो, लेकिन सर्वे के चक्कर में हमने किसी और को टिकट दे दिया हो। ये सब शोध का विषय है, चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, जिसपे हमारा शीर्ष नेतृत्व, बाकी सब लोग मिलकर करेंगे। आज एक बात जो सामने आई, जिसपे आप बोल रहे हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने बोला, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बोला, जब इस तरह की बातें आई तो हम उस बातों को भी बाद में, बस हम इस डर से कि हमें ईवीएम का नाम ले लेंगे तो हमारे प्राण ले लेंगे, इस डर से हम नाम ना लें, ये गलत बात होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति बोल रहा है कि हमने इतने वोट, हमारे सामने वाले हैं, कसम खाने को तैयार हैं, और अगर उसमें गड़बड़ी आ रही तो गड़बड़ी होना तो लाजमी है। अगर ईवीएम की मशीन बाहर फेंकी गई है तो उसको बात करना तो लाजमी है। मैं तो ओवरऑल पूरी प्रक्रिया की बात कर रहा हूं कि अगर 15,000 शिकायतें चुनाव आयोग में चुनाव के संबंध में पेंडिंग है तो पहले उन शिकायतों का निराकरण करना चाहिए।
जब तुर्की जैसे वो विधान इनके मंत्री बोलते हैं कि हम 25 लाख रुपए का ऑफर देंगे, इस तरह का ऑफर दिया जाता तो उनका चुनाव शून्य करने की दिशा में एक उदाहरण पेश करना चाहिए। इसी तरह जो किसान निधि है, हर राज्य में चुनाव के 2 दिन पहले 3 दिन पहले किसान निधि आ रही है। तो ये जो कई सारे मल्टीपल रास्ते हैं सरकार को पाने के, वो रास्तों में जो बड़ी तेजी से बीजेपी चली है, उन रास्तों पर प्रश्न उठाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि वो प्रश्न उठाने चाहिए। और रही बात जो काम की बात कर रहे हैं, इनके मीडिया प्रभारी जी का जो आप बाइट दिखा रहे थे कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने काम नहीं किया, मैं तो कहता हूं कमलनाथ जी के काम और मोदी जी के कामों का आकलन कर लीजिए कि क्या मोदी जी ने काम किया 100 दिन में काला। मैं तो जनरल बातें कर रहा हूं, जिन बातों से, जिन महंगाई से, जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं बड़ा देश में धन धान्य हो गया, बड़े खजाने फुल हो गए, वो सब बातें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सर्वे एजेंसी में लाके पेश कर देगी। मैं तो बात कर रहा हूं जो मैं सुबह पेट्रोल डलवाता हूं, खाने का तेल लेने जाता हूं, उन सब चीजों में, बिजली का बिल जो भरता हूं, उन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी ने हमें किसी तरह का रिलैक्स नहीं दिया। फिर जनता कैसे उनको वोट दे रही है? काम करने की बात कर रहे हैं, तो अगर मोदी जी ने काम किया होता तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता 2014 आज के पहले की बात ही नहीं करता। नए पैकेज में नए देखिए, इनके पास तो बहुत क्लियर है कि जिन मुद्दों पर वोट मिलना चाहिए था कांग्रेस को वो वोट मिला नहीं, और आपको जिन मुद्दों पर जनता को आपसे नाराजगी जतानी चाहिए थी, कैसे आपको वोट दे दिया, तो वो तो कह रहे हैं कि नहीं गड़बड़ है, आप ये मान नहीं रहे। देखिए नवीन जी, कांग्रेस को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये आज वास्तविकता की चर्चा हो रही है, अब कोई वोट बदलना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज लगभग 40% से ज्यादा मतदाता हर राज्य में है। और जिस सर्वे की आदरणीय सुरेश जी बात कर रहे थे, उसमें कितना स्पष्ट लिखा हुआ था कि कई मतदाताओं से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वी वांट चेंज बट देयर वोट इज फॉर बीजेपी, कि मैं परिवर्तन चाहता हूं मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। जैसा सुरेश जी कह रहे थे, कांग्रेस केवल इस भरोसे में थी कि अगर कहीं लोगों को हम भ्रम में डाल देंगे, लोगों को उकसा देंगे और इस आधार पर हम चुनाव जीत जाएंगे। परंतु आपकी सरकार के दौरान जो आपकी डिलीवरी की नाकामियां भी थी वो लोगों को याद आई। आपने जिस तरह सनातन का विरोध किया वो लोगों को ध्यान आया। आपने जिस तरह आज कमलनाथ जी ने कहा कि उनको अपने गांव से 50 वोट मिले। एक बात नवीन जी छोटी सी है, आप खुद कल्पना कीजिए कि जिस गांव में यदि 500 लोगों ने किसी पार्टी को वोट दिया हो और काउंटिंग में अगर 50 वोट गिनाए, उस गांव में कोहराम मच जाएगा गिनती के 5 मिनट बाद। परंतु वो गांव तो आज भी शांत है। केवल उम्मीदवार शिकायत कमलनाथ जी से कर रहे हैं, उस गांव में तो किसी ने शिकायत ही नहीं करी कि हमारा वोट कहां गया, क्योंकि उनका वोट वहां गया है जहां उन्होंने दबाया है और उसे देखा भी है वीवीपैट मशीन में। और ये वो लोग हैं जो आज आरोप लगा रहे हैं, 2014 से लगा रहे हैं। आपको याद होगा चुनाव आयोग ने चुनौती दी थी कि आइए इसे हैक करके दिखाइए, परंतु कोई नहीं आया। आज आप खुद के गांव में हार गए तो आपने नजीर बना लिया। आज छिंदवाड़ा में 7 की 7 सीट कमलनाथ जी जीत गए, हमने तो नहीं कहा कि कोई हैकिंग हो गई। धार जिले में 7 की 7 कांग्रेस जीत गई, हमने तो नहीं कहा कि आपकी कोई हैकिंग हो गई। जहां आप जीतते हैं वहां तो जनता जिताती है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जीत है। भले राहुल गांधी आंध्रा में हो और जीत हिमाचल प्रदेश में हो रही हो, तो भी राहुल गांधी की जीत है जहां वो गए ही नहीं थे। और यदि हार गए तो ईवीएम ने हरा दिया। ये रोना बंद कीजिए, वास्तव में जनता के काम करिए, जनता के काम आइए और नेगेटिव नैरेटिव सेट करने के बजाय पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए। तभी आप वास्तव में आप आएंगे सरकार में, कहीं नहीं आएंगे। आपका चोपड़ा साफ होता चला जाएगा। कांग्रेस कभी हमारी स्थिति 84 में थी वो आपकी होने वाली। एक मुहावरा है, लौट के घर को आए, लेकिन मैं यहाँ कांग्रेस को समझदार कहूँगा, लेकिन फिर भी लौट के कांग्रेस ईवीएम पर आई है। ये एक बड़ा प्रश्न है। ईवीएम को उसने चुनाव प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा मान लिया है और इसको लेकर जवाब किसी के पास है नहीं। सर, उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया है कि अगर निष्पक्ष तो कर दें बैलेट पेपर से, अब क्या करेंगे बताइए सर। कर दे एक बार ना, जब मोदी जी इतना बड़ा नहीं, मैं सुरेश शर्मा जी से पूछ रहा हूँ। सुरेश शर्मा जी से पूछ रहा हूँ, बोल रहे हैं ये आपके उसमें से डबल आवाज आ रही है, ये आपके उसमें भी कोई हैक हो रहा है क्या मोबाइल? जी सुरेश शर्मा जी। नहीं, डबल इंजन तो लोया साहब के पास है, हमारा तो सिंगल ही चल जाए, वही वो बहुत बड़ी बात। जी सुरेश शर्मा जी ने प्रश्न पूछा था। सुरेश जी, लौट के कांग्रेस ईवीएम पर आ गई है, तो अब क्या इनको ईवीएम ही एक कारक मानेंगे, और अगर है तो अब इसका समाधान क्या है? अभी आदरणीय पवन जी ने जो बातें कही हैं उसमें मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कुछ तथ्य आए थे, उन तथ्यों में से एक तथ्य इन्होंने रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मूल विषय हैं
नेतृत्व सदैव यही करता है। क्योंकि देखो, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, लंबे समय से ये बात मैंने कही कि हर बार के चुनाव में 2003 के बाद के जितने भी चुनाव हैं, शिवराज जी हमेशा ये कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो विधायकों के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ नहीं है। अब की बार 4 बड़े नेताओं ने सवाल खड़ा किया तो शिवराज जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो गई। ये अलग बात है कि वो नहीं निकली और कार्यकर्ताओं की एंटी इनकम्बेंसी निकली, लेकिन जैसा लीडरशिप स्थापित कर देती है बात को, उसी प्रकार की बातें चलन में आ जाती है। और हम सब लोग जो सामान्य किस्म के पत्रकार हैं या प्रवक्ता वर्ग जो हमारे आदरणीय मित्र हैं, ये सब लोग वही भाषा बोलते हैं जो हमारे नेताओं ने या हमारे नेता या प्रवक्ताओं के माध्यम से पत्रकारों के सामने जो बातें हैं हम वही बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन एक सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप अपने पास जितने भी मित्र रखें बिल्कुल रखिए, लेकिन कोई मतलब खरा बोलने वाला मित्र भी रखिए। ये ठीक बात है कि मेरे जैसे व्यक्ति को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दूर रखते हैं कि तुम मत आओ नजदीक, तो वो क्योंकि खरा सुनना नहीं चाहता कोई भी। इसलिए ये जो चापलूस किस्म के जो लोग हैं ना, उनको नेताओं ने अपने पास बैठा लिया है। लेकिन मैं तो सुनवा देता हूं, मैं तो सुनवा देता हूं, दोनों को ही सुनवा देता हूं। आपको बिठा के इनके कानों में लगा के ये मैं आप सब लोगों का आभारी हूं, क्योंकि मैंने कल भी चैनल पर यह बोला था कि शिवराज जी, आज भी सुबह दिन में किसी चैनल में जुड़ा था, मैंने ये कहा था कि आज भी हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाजपा का कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली से खुश है और ना समर्थक खुश है। मैं यहां तक कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि हमेशा बड़े नेताओं को ये चाहिए कि अपने जो है केवल प्रशंसक भर न रखें, थोड़ा बहुत कटु कहने वाले लोगों को। मैं एक बात छोटी सी कह के आपको मेरी बात को विराम दे रहा हूं, और वो ये थी कि सुभाष यादव जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में विवाद था और उन्होंने ये कहा कि जमुना देवी जी और सुभाष यादव जी को उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं, विवाद खत्म हो जाएगा। मुझे सुभाष यादव जी ने बुलाया और बोले कि आप मुझे खरा बता दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप चुपचाप उप मुख्यमंत्री बन जाइए जी, क्योंकि आपने दिग्विजय सिंह के खिलाफ बगावत की, आपके समर्थन में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं है। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, हजारीलाल रघुवंशी जी, इनसे मैंने बात की और इन्होंने अपनी टिप्पणियां जो सुभाष यादव जी के बारे में दी थी, मैंने वो उनको खरी बता दी। उसके बाद उन्होंने मुझे चाय भी नहीं पिलाई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि खरी सुनने का आदत डालिए, खरे कहने वाले लोगों को कभी बुला के बात करिए कि वास्तविकता क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी इस खरी चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं सर। नहीं है, केवल चाटुकारों से घिरे हुए हैं, इसलिए ये स्थितियां बन रही हैं। खरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं समय सीमा के चलते। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने समीक्षा की, चिंतन मनन किया और अंततः उस चिंतन मनन में निकला एक मूल मुद्दा कि ईवीएम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। इस प्रक्रिया में ईवीएम से जो चुनाव प्रक्रिया है वो संदेहास्पद है, उसकी निष्पक्षता पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए हैं। सवाल ये है कि ये सवाल तो खड़े कर देती है कांग्रेस, लेकिन उनके जवाब खोजना मुझे नहीं लगता कि अभी किसी के बस की बात है। माननीय चुनाव आयोग को निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा जा सके। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।